इवनिंग एवरीबॉडी। जीएस पेपर 1 की विश्व इतिहास की घटनाओं पर आज वर्ल्ड वार 2 पे चर्चा करेंगे। और आपने पढ़ भी लिया होगा, कोई ऐसी नई बात इसमें है नहीं बताने के लिए। फिर भी मैं उन पॉइंट्स पर आपका ध्यान खींचूंगा जिनको कई बार जो आप मिस कर जाते हैं। क्यों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके कारण क्या थे, तो आप जानते हैं कि क्या कारण थे। ठीक, चाहे वो आपका यूरोप में अलायंसेस का बनना हो, वार्साई की संधि की विफलता हो, फासीवाद और नाजीवाद का उदय हो, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद हो, ये सारे कारण इसमें आपको दिखाने होते हैं। जो यूरोप का 2 ध्रुवों में बंटना था, ध्रुवी राष्ट्र और अलायंस राष्ट्र, वो तो पहले से ही चला आ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध से ही चला आ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में भी 2 लाइन्स थे यूरोप में। ये गठबंधन की जो रणनीति थी, ये युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण थी। 70 से अधिक देश इसमें शामिल हुए, करीब 7 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए, बहुत बड़ा जनहानि इससे हुआ था और इसने विश्व व्यवस्था को बदल दिया था पूरी तरह से। जो विश्व का नियंत्रण यूरोप के हाथ में था, वो पावर सेंटर जो था, ग्लोबल पावर सेंटर यूरोप, वो हट करके अमेरिका में चला गया। अमेरिका को इस युद्ध से सबसे अधिक लाभ हुआ था। मैंने पहले वाले वीडियो में भी ये कहा था कि अगर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होती तो अमेरिका आज भी उस स्थिति में नहीं होता, बल्कि यूरोप आज भी वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पावर सेंटर होता। लेकिन यूरोप का पावर सेंटर का प्लेस छिट गया और वो अमेरिका के पास चला गया प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। प्रथम और विश्व युद्ध में जर्मनी की भूमिका तो आप पढ़ते ही हैं। इटली की तो बहुत कम भूमिका थी, थोड़ा नाजीवाद वहाँ पे था, तो इसलिए फासीवाद इटली में था, नाजीवाद जर्मनी में था। फासीवाद मुसोलिनी का था और नाजीवाद जर्मनी का था। हाँ, ये हॉलोकास्ट जिसको पढ़ा जाता है, पढ़ना चाहिए आपको, वो था कि भाई बहुत बड़ा, कई मिलियन लोगों को उस तरह मारा गया था। जो महत्वपूर्ण बात है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अधिकतर ये पढ़ा जाता कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप में था, लेकिन इसकी शुरुआत एशिया से कर दी थी जापान ने। जापान एक राजशाही के अधीन था उस समय, और जापान के द्वारा वैसे तो 1 सितंबर 39 से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ माना जाता है, लेकिन उससे पहले एशिया में जापान के द्वारा चीन के मंचूरियन द्वीप पर कब्जा, जिसे ताइवान कहते हैं, कर लिया गया था। और 1936 में चाइना के बहुत बड़े भाग पर जापान ने कब्जा किया था। तो जापान, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है वो 1 सितंबर 1939 से मानी जाती है, जब जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला किया गया। अच्छा, इसके पृष्ठभूमि में क्या था? इसके पृष्ठभूमि में वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि थी। मोलोटोव जो था वो आपका जर्मनी का विदेश मंत्री था, और रिबेनट्रॉप जो था वो आपका सोवियत संघ का, तत्कालीन सोवियत संघ का विदेश मंत्री थे। इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी। संधि ये थी कि नॉन एग्रेशन, कि हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। पर इसका एक गुप्त एजेंडा था। वो गुप्त एजेंडा था कि हम दोनों पूर्वी यूरोप को बांटेंगे अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, प्रभाव क्षेत्र में। तो जब जर्मनी को एक तरह से रशिया का सहयोग मिल गया तो वो एक तरह से इम्बॉल्डन हो गया, एकदम से कह सकते हैं कि वो एक अंदर से शक्तिशाली महसूस करने लगा, और उसने पोलैंड पे हमला कर दिया। पोलैंड पे जैसे हमला हुआ तो फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने उसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से लड़ाइयों के बाद में आपका जो है रशिया इसमें शामिल हो जाता है। ठीक, रशिया कुछ बाल्कन कंट्रीज़ पे कब्जा कर लेता है। बाद में जर्मनी आपका नॉर्वे, स्वीडन और जो न्यूट्रल लो कंट्रीज जिनको कहते हैं, उन पे भी कब्जा कर लेता है, और बाद में फ्रांस पे भी अटैक कर देता है। तो इस तरह वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्रमबद्ध ढंग से वो हुआ है घटना। पर 39 से लेकर और 45 तक जो है ये चलता रहा। 33 में हिटलर का शासन शुरू हो जाता है, नाजीवाद शुरू हो जाता है जर्मनी। उसके बाद विस्तारवादी नीति जर्मनी की रही।
जर्मनी में वारसाई की संधि पे जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो जुर्माना लगाया गया था, वो सब उसका प्रतिकार करने उन वारसाई की संधि ने जर्मन लोगों के अंदर भावनाएं भड़का दी थी और उन भावनाओं को कैश करता चला गया हिटलर, ठीक, और हिटलर को सहयोग मिलता गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी हिटलर को सहयोग किया, एक तरह से युद्ध के लिए प्रेरित किया। सुडेटेनलैंड एक जगह है, सुडेटेनलैंड एक जगह है जो हिटलर ने जिस पे कब्जा किया था, और फ्रांस और ब्रिटेन ने उस कब्जे को हाँ कहा ठीक है, इससे ये शांत हो जाएगा, और आगे उसने हिटलर ने भी कहा था कि आगे मैं विस्तार नहीं करूँगा, ठीक, क्योंकि वो जो सुडेटेनलैंड था वहाँ पे जर्मन भाषी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी, और वो उसको हिटलर को बहाना था कि वो जर्मन भाषी जो हैं उनके ऊपर जो है आपका चेकोस्लोवाकिया की जो सरकार है वो ध्यान नहीं देती या उनके साथ अत्याचार करती, इसलिए उनको हम उस वाले भाग को सुडेटेनलैंड आइसलैंड को हम अपने में मिला लेंगे। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन का ठीक है भाई, तो अगर ऐसा चाहता है, लेकिन बाद में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर लिया। मतलब अगर आप कंटेम्पररी समय में इसको थोड़ा सा समझना चाहिए, लिंक नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश के कुछ ज़िले ऐसे जो हिंदू बहुल हैं, 8% तो बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन है। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से ग्लोबल उसकी आउटरीच हुआ, उसमें सोशल मीडिया में भी आप देखते हैं बहुत सारी बातें हुई, ठीक। तो वो भी एक डिप्लोमेसी होती है, उसके पीछे भी एक ये हाथ हो सकता है ग्लोबल पावरों का, कि इस तरह से हिंदुओं को मार करके इंडिया को भड़काया जाए, ताकि इंडिया फ्यूचर जो है कहे कि हाँ भाई हम जो है अपने हिंदुओं के लिए, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए बांग्लादेश पर अटैक करेंगे या इससे को ठीक है मुक्त कराएंगे। ऐसा कुछ समय पहले जो बांग्लादेश में ऐसा भी चला था कि बांग्लादेश को तोड़कर एक हिंदू देश अलग बना दिया जाए, जो हिंदू है उनको अत्याचारों से बचाने के लिए। कुछ ऐसी फीलिंग्स थी उस समय जर्मनी के अंदर भी, कि वहाँ पे जो जर्मन थे सुडेटेनलैंड में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा तो उनको हम लाए। तो वो लेकिन ये जो भारत सरकार ने परिपक्वता दिखाई कि भाई नहीं, हम अभी इसमें, क्योंकि युद्ध शुरू करना तो बहुत आसान है, किसी भी देश के साथ हम युद्ध शुरू कर सकते हैं, ये कोई बात नहीं है, लेकिन उस युद्ध को ख़त्म करना बहुत कठिन होता है। और युद्ध कौन सा रूप ले किस रूप में चला जाए, इसकी किसी को भी मतलब संभावना कोई समझ ही नहीं सकता कि युद्ध कौन सा रूप ले लेगा। एक छोटा सा देश भी, आप ठीक है, अमेरिका भले अपने आप को चौधरी समझ रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान से भागा है। एक छोटे से अफगानिस्तान ने अमेरिका को एक तरह से भागने के लिए मजबूर किया। तो इसलिए, लेकिन जर्मनी ने जैसे ही वहाँ पोलैंड पे आक्रमण किया, जैसे जैसे ठीक है, बाद में वो उनके बीच एक संधि हो गई सोवियत संघ और जर्मनी के बीच कि भाई इसका हम आधा हिस्सा बांटेंगे, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी वहाँ पे घटनाएं हुई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी, जो महत्वपूर्ण अभियान थे, वो आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बल्ज का युद्ध माना जाता है, लास्ट का एक है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें अमेरिका को अपने 17,000 सैनिक खोने पड़े थे। हालांकि जर्मनी उससे पीछे हट गया था, उससे जर्मनी का मनोबल टूट गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने में इस युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जो थोड़ा बहुत आपका नुकसान हुआ था अमेरिका के इस युद्ध में, क्योंकि अमेरिका को नुकसान इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसका मेन लैंड तो अछूता था, उसकी भूमि पर तो कोई युद्ध लड़ा ही नहीं गया। कहाँ अमेरिका, कहाँ यूरोप, बहुत दूर है यूरोप। तो अमेरिका युद्ध से अछूता था, लेकिन उसके कुछ सैनिक थे जो लड़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है, जो आपका उसके अलाइज फोर्सेस के साथ मिलकर के लड़ रहा था, तो उनका वही सैनिक मारे गए थे अमेरिका के, और बल्ज के युद्ध ने इसको समाप्त कर दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध को। फिर वही आएगा कि इसके परिणाम क्या हुए थे। इसका परिणाम यही था कि जो विश्व शक्ति का केंद्र यूरोप हुआ करता था, वो पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त हो गया था। यूरोप के सारे देश, क्योंकि इतना समय लड़ने में लगा दिया, कृषि उद्योग व्यापार सब ठप हो गया इन देशों का, औद्योगिक उत्पादन नहीं हो रहा था इतने समय तक, युद्ध के कारण काम बंद पड़ गया, उद्योगों में काम बंद पड़ गया, कृषि में काम बंद पड़ गया। तो फिर किसकी चांदी होगी? चांदी अमेरिका की हुई, सारी अमेरिका से बनी हुई वस्तुएं यूरोप में आकर बिकी। कृषि खाद्यान्न का जो था वो अमेरिका से यहाँ आकर के बिचा। तो प्रथम विश्व युद्ध ने रोरिंग 20s को जन्म दिया था।
1920 का जो दशक का जो दशक है उसे कहा जाता है रोरिंग 20s ऑफ यूएसए। ठीक, दहाड़ 1920 का दहाड़ता दशक, अमेरिकी दशक, 1920 का दहाड़ता अमेरिकी दशक। तो प्रथम विश्व युद्ध ने रोरिंग 20s को जन्म दिया था और ये कहते हैं कि द्वितीय वर्ल्ड वार ने तो अमेरिकन सेंचुरी को जन्म दिया। अमेरिका एक तरह से एक बाहुबली के रूप में स्थापित हो गया और वो आज भी उसी दादागिरी में है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होते तो यूरोप ही वर्ल्ड का पावर सेंटर होता और अमेरिका उभरता नहीं, लेकिन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका को धनी बना दिया, इतना धनी बना दिया क्योंकि वर्ल्ड की लड़ाइयों के लिए उसके जो हथियारों की टेस्टिंग थी वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में हुई पूरी, क्योंकि सारे यूरोपीय देशों ने अमेरिका से हथियार लिए और वो अपने हथियारों को बिक्री बढ़ाने के लिए हथियार टेक्नोलॉजी में निरंतर इन्वेस्ट करता रहा, रिसर्च करता रहा और अंततः क्या हुआ कि वर्ल्ड में हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता बन करके ठीक प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका को ये रियलाइज़ करा दिया था कि अगर हमें वर्ल्ड पावर बन के रहना है, बैठना है, तो हमें जो वार वेपन्स हैं उनको मॉडिफाइड करना है, उन पे इन्वेस्टमेंट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है और उनको बहुत अच्छा घातक से घातक बनाना है ताकि हमारी हथियारों की बिक्री हो और हम अच्छे से कमाई करें और हम दादा बने रहें, विश्व के दादा बने रहें। तो आज भी जो अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठा करके और जेल में डाल दिया, तो वो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, क्योंकि वो जो है वो सक्षम है, रशिया सक्षम, अमेरिका सक्षम है। और आज जो डेट है ये 8 जनवरी 2026 है और अभी भी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि अमेरिका ने रूसी कोई पोत है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। मे भी कल तक कुछ और बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई ये आज तक वालों ने ये दिया है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार को भी जन्म दे सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, मे भी कुछ अगले वीडियोस में थर्ड वर्ल्ड वार की चर्चा करनी पड़े, मे भी कि ऐसा ना हो। लेकिन अमेरिका में जो इस समय बैठे हैं जो सज्जन कुर्सी पे, उनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या कर देंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। तो किस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।